दिक्कत हो रही है ना, और मैं एकदम सेफ साइड लेकर के चलूं अपना, जिससे माइनस कम से कम हो, तो आप 60-70 से ज्यादा ऊपर जाते ही नहीं, है कि नहीं। आपने रिस्क लिया, रिवॉर्ड आपको मिला है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ठीक ठाक इसी के आसपास नंबर आ रहे हैं, लेकिन मॉडल आंसर ने बहुत सारी चीजों पे धूल डाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग जिनके अच्छे खासे अंक जो पेपर दे करके आए थे, तो जो बोल रहे थे 120 प्लस जा रहा है सर, 120 प्लस जा रहा है, अब उनके अचानक से घट करके 106, 107, 108 इस रेंज में आ गए हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी अनएक्सपेक्टेड ही है, ये मान करके चलो, और कट ऑफ लगभग आप जितना सोच रहे हो उसी के आसपास रहने वाला है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागेगा, ठीक है। और ये जो बैच है, इसके अंतर्गत हम लोग एकदम टारगेट करके चलेंगे कि भाई इतने हिस्से में या समय के इतने भाग में हमको हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी पढ़ाने वाला हूं। तो हिंदी के अंतर्गत मैं पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांट देता हूं। सबसे पहली स्ट्रेटजी आपकी पढ़ने की है ना, अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो इसके लिए आपको ये स्ट्रेटजी डे 1 से अपनानी चाहिए। पूरा सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक भाग ऐसी चीजें हैं जिसमें परिभाषाएं या जिसमें रिटर्न की बहुत ज्यादा वैल्यू है, रिटर्न की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। जैसे परिभाषाएं हो गई, या हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, या पत्र लेखन वाला हिस्सा हो गया, लेटर राइटिंग वाला हिस्सा है ना, या अपठित गद्यांश हो गया, है कि नहीं। ये वाले हिस्से को ये मान करके चलो कि ये तो अभी एक भाग में रखाएगा। दूसरे भाग में मैं ऐसी चीजों को रखता हूं जो कि डेली प्रैक्टिस मांगती हैं, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस वाली चीज, ठीक है। तो रिटर्न वाला भाग जो है, ये परिभाषा वाला भाग जो है, ये तो आपको मैं क्लास में कराऊंगा ही, ये क्लास में आपको कराऊंगा। और मेरा जो मेन फोकस होगा हिंदी भाषा में, क्योंकि हिंदी ऐसा विषय है ना जिसमें आप अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है। और पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4, यानी पेपर 1 कहने का मतलब भाषा वाला पेपर, पेपर 2 कहने का मतलब एसे वाला पेपर, निबंध वाला, और पेपर 4 यानी साइंस, टेक और ईवीएस है, और गणित वाला हिस्सा है ना, रीजनिंग वाला हिस्सा। ये 3 ऐसे पेपर है जो कि आपको स्कोर करके देगा, सिलेक्शन करवाएगा, ये रैंक बेहतर करेगा। रैंक अच्छा लेकर के आने के लिए आपको ये 3 पेपर्स में स्कोर करना बहुत जरूरी है। बाकी के जो पेपर हैं, 4 पेपर है ना, यानी पेपर 3, 5, 6, 7, ये जो पेपर है ये एवरेज मार्किंग वाले पेपर है, यानी मार्क्स यहां पर आप कितना भी अच्छा लिख लो, आपको पूरे नंबर, बहुत कम ऐसा चांस होता है कि आपको पूरे में पूरे नंबर दे दे, बहुत कम। 8 में 8 बहुत किस्मत वालों को कभी कभार मिल जाता है ना। 10 में 10 मैंने आज तक कभी किसी का नहीं देखा, 15 में 15 मैंने आज तक कभी किसी के नहीं देखे। वहां पर मार्क्स आपके कटते हैं। साइंस वाले पेपर में 15 में आपके पास ये चांस होता है कि 15 में 12, 13, मैंने बहुत सारे लोगों को देखे, यानी लाया जा सकता है कि नहीं। हाँ, मैथ्स में पूरा स्कोर किया जा सकता है, लैंग्वेज में पूरा स्कोर कर सकते हो, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, और निबंध वाले हिस्से में भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। लेकिन बाकी पेपर में आप ये मान करके चलिए कि सामने वाले के दिमाग में एक मार्जिन सेट है कि मुझे 8 में एवरेज 6 देना है, वो उसके ऊपर 6 किसी को देगा नहीं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो 8 में 8 आपको देगा, या 4 में 4 पूरा देगा, बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार भी नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन हर पेपर में नहीं मिलता, कभी कभार आपको छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में मिल जाता है वो, ठीक है। तो हमको मेन जो फोकस करना है ना, वो सिलेक्शन पे फोकस करना है। और सिलेक्शन तब होगा जब आप सारे सब्जेक्ट को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना करके पढ़ना शुरू करोगे। और इसके लिए क्या करना है सर, इसके लिए पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4, ये 3 पेपर ऐसे हैं जिनको इतना तगड़ा तैयार करो कि यहां से कुछ भी पूछ ले आपसे बनना चाहिए। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4। पेपर 1 में आपको जरूरत पड़ेगी व्याकरण की, है ना, साथ में अच्छे लेखन की, दोनों की जरूरत आपको पेपर 1 में है। पेपर 2 में आपको जरूरत पड़ेगी आंकड़ों की,
आंकड़े फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा लेखन कौशल की, यानी स्किल होना चाहिए आपके पास राइटिंग का। तीसरे पेपर में गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गणित बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा साइंस के कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ये 3 पेपर के यदि आपको सारी चीजों का अगर आप सम निकालोगे तो ये मान करके चलो कि यहां से आपको लिखने के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आंकड़ों पर आपको ध्यान देना है। पेपर 2 में अच्छा खासा स्कोर करके मिलता है। वहां से आप देखेंगे कि पुराने जिन्होंने स्कोर किया है वो तो 130 140 भी ले आते हैं, 140, ठीक है। मेरे खुद 132 आए हुए हैं, तो लाया तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, थोड़ा सा अतिरिक्त आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको इसके लिए, लेकिन मेहनत तो किया ही जा सकता है, क्या दिक्कत है, ठीक है। मेहनती लोगों का फील्ड है यार सिविल सर्विस, ठीक है। तो ये 3 पेपर जो हैं इसमें आप ये मान करके चलो इसके लिए आपको एक स्पेशल स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। रही दूसरी बात बाकी के पेपर की, यानी पेपर नंबर 3 हो गया, पेपर नंबर 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ये जो 4 पेपर हैं यहां पर एवरेज मार्किंग होनी है। एवरेज मार्किंग होने कहने का मतलब यह है कि आप कितना भी अच्छा लिखो, आपको मार्क्स जो 8 में 8 है वो 8 में 8 नहीं मिलेगा, थोड़े कम मिलेंगे, होता है ऐसा। ये जो 4 पेपर है इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन 4 पेपर्स को छोड़ दिया जाए और मेहनत पूरा कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए वहां पर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें मेहनत करना है अपने को, और उतने की मेहनत करनी है जितने में अपने को बेस्ट जो मार्जिन बना करके रखा है उतने अंक हम वहां से निकाल सकें। यानी अगर उसने 8 में से 6 का मार्जिन बनाया है तो वो 6 के लायक हमारे पास हमारे आंसर में क्वालिटी होनी चाहिए। अगर उसने 4 में 3 का मार्जिन रखा है तो भाई वो 3 के लायक हमारा आंसर होना चाहिए, है कि नहीं। ये कब बनेगा, जब आपके आंसर में फैक्ट्स होंगे, ठीक है। शुरुआत के जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है, ये मान करके चलो कि ये फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। फैक्ट्स ज्यादा से ज्यादा यहां पर आपको पूछे जाते हैं, तो वो फैक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। 8 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें आपका फैक्ट तो इंपॉर्टेंट होता है, साथ में उसमें इंक्लूड हो जाता है आपका प्रेजेंटेशन, आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है कि नहीं, लाइंस ज्यादा है वहां पर। लाइंस ज्यादा है तो सीधी सी बात है आपके पास लिखने के लिए स्वतंत्रता भी ज्यादा है कि नहीं। और आपको लिखने के स्वतंत्रता देने के पीछे उसका जो मोटिव है उसको समझना जरूरी है। उसके पीछे वो चेक करना चाहता है कि आप लिखते कैसे हैं, ठीक है। 2 नंबर में आपने फैक्ट बहुत अच्छा दिया, बहुत बढ़िया। 4 नंबर में थोड़ा सा लिखना पड़ा, बहुत बढ़िया। 8 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर ये ऐसे हिस्से हैं जहां पर आपको पता आपके एक्चुअल में जो राइटिंग स्किल है, जो लेखन कौशल है, इसका आकलन होगा, ठीक है। तो ये जो 4 पेपर बचे हैं, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7, ये राइटिंग स्किल का खेल है, ठीक है। राइटिंग स्किल प्लस मैं बोलूंगा फैक्ट्स, ये दोनों चीजें जब आप जोड़ देते हैं, है ना। राइटिंग स्किल मतलब आपका प्रेजेंटेशन स्किल के अंतर्गत प्रेजेंटेशन भी शामिल है ना। ये जब आप जोड़ देते हैं तब यहां से आप ठीक ठाक अंक निकाल सकते हो। नहीं तो फिर ये ऐसे पेपर है ना जिसमें अच्छे अच्छे तुर्रम खा के नंबर नहीं आते हैं, ये भी बता रहा हूं। इतिहास पढ़ने वाले, इतिहास में एमए किया हुआ लड़का पार्ट 1 में 20 नंबर लेकर के आता है, मेरे सामने की बात है। और ऐसा नहीं कि उसको इतिहास नहीं आता, वो इतिहास बहुत अच्छा विद्यार्थी है, इतिहास का इतिहास उसने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नंबर कम क्यों है सर, प्रेजेंटेशन। फैक्ट उसके अच्छे थे लेकिन प्रेजेंटेशन खराब था तो मार्क्स उसके कम हो गए। साइंस वाले पेपर में, सॉरी साइंस, इकोनॉमी वाले पेपर में वही हालत है। इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि फैक्ट ओरिएंटेड रहते हैं, तो वो फैक्ट्स यदि आप कट टू कट फैक्ट भी लिख रहे हो तो आपको अंक मिल जाते हैं कई बार। जैसे एक बार 2019 का मेंस का पेपर था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, और उसमें मैं और मेरा मित्र दोनों हमने पेपर दिया था मेंस का, और उसमें पूछा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में
सॉरी, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान का प्रतिशत बताइए। मतलब वही एग्रीकल्चर और ये जो सेक्टर्स हैं, है ना, उद्योग सेक्टर और सेवा सेक्टर, इन तीनों का परसेंटेज योगदान लिखना था केवल। मैंने क्या किया, केवल परसेंट लिखा, छोड़ दिया। मेरे एक दोस्त ने इकोनॉमिक सर्वे में जैसे लिखा होता है ना, कृषि इतना परसेंट, फिर कृषि के अंदर वन है, पशुपालन है ना, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह आता है उसमें, वो सारी चीजें उसने लिखी। और मजे की बात थी, मुझे 4 में 4 मिला था और उसको 2.5 नंबर दिए गए थे। ऐसा नहीं था उसने सही आंसर नहीं लिखा था, उसने भी आंसर सही लिखा था, मैंने भी आंसर सही लिखा था, लेकिन उसके आंख में दिखना चाहिए कि वो जो पूछना चाहता है वो आपके आंकड़े, आपके इसमें आंसर शीट में है कि नहीं, दिखना चाहिए एकदम। और दिख गया वो नंबर दे देगा, नहीं दिखा काट देगा। ठीक है, तो आपको पढ़ने का अप्रोच जैसा रहा है उससे थोड़ा सा अब हट करके अपने को राइटिंग स्किल पर काम करना है। कैसा लिखने पर नंबर मिलता है, कैसा लिखने पर नंबर कटता है, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो पेपर नंबर 1 भाषा वाला पेपर है, पेपर 2 निबंध वाला पेपर, और पेपर 4 आपका साइंस और मैथ्स वाला पेपर है। ठीक, अब यदि मैं हिंदी के पेपर की बात करूं, यानी पेपर 1 की बात करूं, तो पेपर 1 में 2 भाग मैं इसको बांटता हूं, 2 भागों में हिंदी के सिलेबस को। हिंदी के सिलेबस में 2 भाग हैं। आप पूरा मेंस का पेपर उठाइएगा, 2 भाग में आपको मिलेगा। ये 2 भाग कौन से हैं? पहला भाग ऐसा है जिसमें हमको राइटिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी, लेखन कौशल की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सजा करके लिखना, है ना, अंडरलाइन करना, ये सब इसमें शामिल है। दूसरा ऐसा हिस्सा भी है आपके सिलेबस में जो कि एकदम कट टू कट बात करेगा कि फलाना का विलोम बताओ, एक शब्द में आंसर लिखो, खत्म, है कि नहीं। फलाना शब्द के 4 पर्यायवाची लिखो, आपने पर्यायवाची लिखा और कुछ नहीं लिखना। आपको अगर पूछा है फलाना मुहावरे का अर्थ लिखो, आपने अर्थ लिखा, मामला खत्म हो गया। लोकोक्ति का अर्थ लिखने बोला, लोकोक्ति का अर्थ लिखा, मामला खत्म हो गया। आपको उसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मजे की बात यह है कि ये वाला जो हिस्सा है ये आपको स्कोर करके देगा, ये आपको स्कोर करके देगा। और ये वाला जो हिस्सा है ये आपको रेस में बना के रखेगा, रेस में बना करके रखेगा। ये 2 हिस्से हैं। ठीक है, इस पूरे सिलेबस को अगर इस 2 भाग में बांटते हो हिंदी के सिलेबस को, तो ये मान करके चलो कि ये वाला जो हिस्सा है ये लगभग 50% है और ये वाला लगभग 50% है। 50-50 का मामला है। 50 नंबर का ऐसे वाला आएगा क्वेश्चन और 50 नंबर का स्कोर करने वाला। अब इसमें स्कोर कैसे होता है सर? स्कोर कैसे होता है? पहले पेपर में जब मैं कहता हूं कि 130 लाया जा सकता है, तो वो 130 आता कैसे है ये समझना जरूरी है। 130 140 तक लोग जाते हैं, ये कैसे आता है? इनका अच्छा नंबर आता है पहले पार्ट में। 3 पार्ट हैं, आपको पता होगा, है ना, सिलेबस देखे ना। हाँ, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और तीसरा पार्ट 3, ये 3 पार्ट हैं आपके। पहले पार्ट में हिंदी भाषा है, दूसरे पार्ट में इंग्लिश है और तीसरे पार्ट में है छत्तीसगढ़ी। ठीक, पहला जो पार्ट है हिंदी वाला भाग, इसमें से आप स्कोर कर सकते हैं लगभग 75 अंक तक। 70 से 75 नंबर आप ला सकते हैं, 100 में बोल रहा हूं ना। ठीक है, ये 100 अंक का सिलेबस है, ये वाला, ये 100 अंक का है, ये 50 अंक का है और ये 50 अंक का है। तो पहले वाले पार्ट में आप 75 ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूरा एड़ी चोटी लगाना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 75 हवा हवाई बातें हैं, 10 पर्यायवाची पुराने पेपर को सॉल्व करके चले गए और मामला खत्म हो गया ना। मेंस में क्वेश्चन चेंज होते हैं, हाँ कुछ क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन रिपीट हो जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, पार्ट 2 में इंग्लिश है और इंग्लिश जब आपको पढ़ाया जाएगा तो स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी। ठीक है, स्कोर करने वाले यहां से 30 से 35 नंबर स्कोर करते हैं, 30 नंबर मान करके चलिए,
30 नंबर स्कोर कर सकते हैं यहां से आसानी से, और छत्तीसगढ़ी में 35 नंबर स्कोर किया जा सकता है। मेरे 39 आए हुए हैं इसमें, आपका भी आ सकता है। छत्तीसगढ़ी में 39 मैंने स्कोर किया है 50 में, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो 75, 30, 105 हो गए, 35, 140, ये आपको करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी आती कि नहीं? घर में बोलते हैं छत्तीसगढ़ी? आती है आपको? हाँ, थोड़ी बहुत। क्यों यार, छत्तीसगढ़ के नहीं हो क्या? हो तो फिर कैसे नहीं आएगा यार, आना चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है, वो कैसे पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर तो केवल और केवल शब्दकोश के होते हैं। 10 नंबर केवल शब्दकोश के, हिंदी से छत्तीसगढ़ी बताओ, छत्तीसगढ़ी का हिंदी बताओ। देखा होगा आपने, छत्तीस पेपर जब देखोगे ना तो मेंस के पेपर में छत्तीसगढ़ी वाले पोर्शन में देखना, शुरुआत के 10 क्वेश्चन आपको केवल ट्रांसलेशन का है। समानार्थी शब्द पूछेगा, इसका हिंदी समानार्थी बताओ, इसका छत्तीसगढ़ी। 20% क्वेश्चन केवल 10 वही शुरुआत में ही खत्म हो जाते हैं, और वो 10 मिनट में स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, विनय कुमार पाठक पढ़ना पड़ेगा भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक अगर विनय कुमार पाठक नहीं है आपके पास, आप बिल्कुल ले लीजिएगा एक। ठीक है सबके पास? हाँ ठीक। चलिए, तो पार्ट 1 में आप ठीक ठाक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो 75 नंबर तक। अब ये 75 नंबर लाने के लिए हमको क्या करना है? ये 75 नंबर लाने के लिए हमको इसको एकदम ज्यादा तगड़ा करना है। किस हिस्से को? ये वाले हिस्से को, डेली प्रैक्टिस वाली चीजें। अब ये डेली प्रैक्टिस वाली चीजों में आता क्या है, सस्पेंस खत्म करते हैं। इसके अंतर्गत आता क्या है सर? इसके अंतर्गत आता है पर्यायवाची, इसके अंतर्गत आएगा विलोम, इसके अंतर्गत आएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अंतर्गत आएगा शब्द युग्म, शब्द युग्म। इसके अंतर्गत और क्या आएगा सर? इसके अंतर्गत आएगा आपका अनुवाद, अनुवाद वाला हिस्सा इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत और क्या आएगा सर? इसके अंतर्गत आएंगे आपके वो जो आप ये सब पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे लोकोक्तियां, ये हिस्सा है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन मिला करके आपको ठीक ठाक स्कोर करके देगा, ये पूरा पोर्शन। ठीक है, इसके अलावा जो व्याकरणिक भाग है वो व्याकरण वाला भाग, व्याकरण वाले भाग में संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। सुना होगा ना ये सब तो पढ़े ही होंगे आप लोग प्रीलिम्स के लिए, है ना। प्रत्यय हो गया, समास हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, है ना। लिंग, वचन, कारक, ये सब हो गए। ये सब मिला करके आपका कितने नंबर का स्कोर बनेगा? 50 नंबर का। ये सब मिला करके 50 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अभी तक का जो रेशियो रहा है वो बता रहा हूं, एवरेज है ना, कभी कभी ये 60 भी गया है, वो 40 हो गया है। ठीक है, कभी वो 45 हुआ है, ये 55, लेकिन हमेशा वेटेज इसका ज्यादा रहा है। और ये ऐसा पोर्शन है ना जहां से अगर 50 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आप आसानी से 45 स्कोर कर सकते हो। नंबर नहीं कटते यहां, क्यों नहीं कटते? अरे भाई आपको बोल दिया फलाना शब्द के 4 पर्यायवाची लिखो, आपने पर्यायवाची लिख दिया, नंबर कहां से काट लेगा वो? नंबर कटेगा क्या उसमें? नहीं कटेगा सर। ठीक है, या आपको बोल दिया फलाना शब्द का विलोम शब्द लिखो, आपने आंसर लिख दिया, कहां से नंबर काट लेगा? है कि नहीं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको पूछा गया, आपने सही आंसर लिखा, नंबर कहां से काट लेगा? ये नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, इनको लिखते समय मात्राओं की गलतियां मत करना, मात्राओं की गलती होने पर आंसर गलत लिया जाता है। ठीक है, संधि,
संधि करने भी बोलता है और विच्छेद करने करके संधि का नाम लिखने भी बोलता है। पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन। समास का नाम लिखने के लिए बोलेगा, आपको शब्द देगा, बोलेगा इसका विग्रह करो और समास का नाम लिखो। उपसर्ग देगा, बोलेगा फलाना उपसर्ग से 2 शब्द बनाओ। प्रत्यय देगा, बोलेगा फलाना प्रत्यय से 2 शब्द बनाओ। या शब्द दे देगा, बोलेगा फलाना इस शब्द में से जो मूल शब्द है और प्रत्यय है इसको अलग अलग करो। है कि नहीं? प्रीलिम्स से थोड़ा सा अप्रोच आपका मेंस का अलग रहता है, ये पहले बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग तो मेंस दिए होंगे, पहले दिए सर मेंस, है ना? कौन कितना मेंस दिए हो आप? 3 दे चुके हैं। काहे नहीं निकल रहा यार पेपर? हाँ, कौन सा? अच्छा, अभी वाला। हाँ, ठीक है। इसके पहले और? अरे हाँ, ठीक है, निकलेगा। पता नहीं मुझे ना, आपका जो चेहरा है ना, अविनाश करके एक मेरा मित्र है, अभी फूड इंस्पेक्टर है वो रायगढ़ में, तो उससे थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है। मैं आया ना तो मुझे लगा, अरे अविनाश कहाँ से आ गया। ठीक, अभी फूड इंस्पेक्टर है वो, बहुत पहले लगा हुआ है वो, 2013 14 15 में, है ना? उस समय जो एग्जाम निकला था ना उसमें लगा हुआ था। ठीक है, चलिए, तो मेंस पे अगर फोकस करना है ना तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी प्रॉपर बनाएंगे ना, निकल जाएगा मेंस। ठीक है, हाँ, बिना स्ट्रेटेजी के तो मैं 4 मेंस दिया था शुरुआत में, एक बार भी नहीं निकला था मेंस। फिर एक बार प्रॉपर बैठा स्ट्रेटेजी के लिए, मैं बोला नहीं, इस बार मेंस निकालना है तो मुझे प्रॉपर सिलेबस को समझना होगा। हर बार पढ़ता था मैं, पढ़ता हर बार था, लेकिन निकलता नहीं था। फिर मैं पकड़ा सिलेबस, मैंने कहा कि नहीं, इस बार निकालना है मेंस। मैंने पढ़ना चालू किया सिलेबस को, और सिलेबस पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि यार जहां से क्वेश्चन आना है वो तो सामने लिखा हुआ है, तो सामने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाना है। मैं जबरदस्ती में इधर उधर बहुत ज्यादा पढ़ने लगता था, जबकि उतनी आवश्यकता होती नहीं है मेंस में। मैं सही बता रहा हूँ, मेंस में बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं होता है, लिखना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ, अच्छा, इंटरव्यू गए हैं? नहीं पहुंचे हो? हाँ, वही रीजन है ना। अरे हाँ, ठीक है, अब कर रहे हो तो ढंग से ही कर लो एक बार तैयार। ठीक है, हाँ, तो मुझे ना आदत, मैं तो कहीं कोचिंग भी नहीं किया था, तो पेपर 7 वगैरह की जो समस्या है ना वो मेरे साथ बनी रही। पेपर 7 के लिए फिर मैं बैठा, मैंने कहा कि नहीं, अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ूंगा, और उस साल मैं पहला इंटरव्यू दिया था अपना। ठीक है, उसके बाद 2 इंटरव्यू हो गए, अभी पिछला मेंस भी दिया था मैं। तो एग्जाम तो आप ये मान करके चलो कि आप जब एक बार प्रीलिम्स निकल गया ना, उसके बाद फिर आपका एक रूटीन जैसा हो जाता है कि प्रीलिम्स तो निकलेगा निकलेगा निकलेगा। उसी टाइम पे अगर मेंस के लिए आप फोकस नहीं करोगे ना, तब फिर मुश्किल होती है। ठीक है, मुश्किल तब होती है जब हम मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं प्रीलिम्स निकल गया, हो गया ना। हमारा टारगेट होना चाहिए एग्जाम निकाल करके पोस्ट तक पहुंचना। ठीक है, हाँ, और प्रीलिम्स निकालना ये मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, रैंक लाओ, पोस्ट लो, तब फिर वो अचीवमेंट माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो हिस्सा है 50% वाला, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये डेली प्रैक्टिस कहां से होगा सर? किताब उठाना है, लिखना है, पढ़ना नहीं। केवल पढ़ना नहीं है। अभी तक हम लोग ऐसा करते थे, किताब उठाते थे, विलोम शब्द पढ़ना है तो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे झूलते 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 पूरा रटते बैठे रहते थे, है कि नहीं? और जैसे ही एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन देखते थे, गायब हो जाता था दिमाग से वो। होता है ऐसा? हाँ, मेंस में वो स्ट्रेटेजी काम नहीं आने वाली। ठीक है, मेंस में वो स्ट्रेटेजी उतनी ही काम आने वाली है, उन्हीं उन्हीं शब्दों के लिए आने वाली है जिसको आपने पहले पढ़ रखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द आपको इस प्रक्रिया में मिलेंगे, इस जर्नी के दौरान आपको इतने सारे नए शब्द मिलेंगे जिनको याद रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, ये भी पहले से सचेत कर रहा हूं। वो तो अच्छा हुआ आप लोग प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद नहीं आए, नहीं तो बहुत सारे लोगों की आत्मा प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद जागती और सोचते हैं हम लोग 1 महीने में मेंस निकाल लेंगे।
बहुत कम ऐसा होता है कि 1 महीना पढ़ के मेंस निकल जाए, बहुत कम। ठीक है, हाँ चलो, तो इनको डेली प्रैक्टिस करना है। विनय कुमार पाठक की किताब लीजिए, है ना, और इनको अभी से डेली 10-10, 20-20 करके लिख लिख करके पढ़ना चालू कीजिए। 1 घंटा या 2 घंटा मैं बोलूंगा, 2 घंटा डेली आप देंगे किसको? हिंदी भाषा को। डेली हिंदी भाषा को 2 घंटे देना ही है। ठीक है, अब अगर मेंस के लिए आप मान करके चल रहे हो कि मुझे जून तक ही पढ़ना है ना, जून तक तो पढ़ना ही है, तो ये मान करके चलो कि आपको अच्छा खासा टाइम पढ़ाई को देना होगा। ठीक है, हाँ, इसको 2 घंटे अपने को देने हैं। पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनुवाद, मुहावरे, लोकोक्ति, व्याकरण, मतलब ये सब जो पोर्शन है वो, इसको अपने को हर दिन देना है। कितना? 2 घंटे का। ठीक, हाँ, इसमें से कुछ कुछ ऐसे आएंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना, इस प्रकार के शब्द, उनको भी आपको इसके अंतर्गत शामिल करना है, तत्सम तद्भव को। लेकिन देशज विदेशज आपको इसके पीछे पढ़ना नहीं है। ठीक है, देशज विदेशज यहाँ पे नहीं आते हैं मेंस में, वो आगे जाकर के पढ़ाऊंगा, जब शब्दों के विभाजन में पहुंचेंगे ना तो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो, अब ये वाला जो पोर्शन है, बाकी का जो 50% है, मतलब जहां से आपको परिभाषा पूछना है, जहां से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी है, जिसमें आपका पत्र लेखन शामिल है, हिंदी साहित्य का इतिहास शामिल है, आपके जो लिखने वाला हिस्सा है आपका, आपके सिलेबस का, वो पूरे का पूरा उसके अंतर्गत शामिल है, और लगभग 50 अंक वहां से पूछे जाएंगे। अब ये जो 50 अंक है, इसमें स्कोर कैसे किया जाए सर? देखो, एक तो ये भ्रम दिमाग से हटा दीजिए कि हम बहुत अच्छा लिखेंगे तो हमको बहुत अच्छे नंबर, मतलब 6 नंबर का अगर पत्र लेखन है तो 6 में 6 दे देगा, कभी नहीं देता वो 6 नंबर का अगर पत्र लेखन दिया है तो मान करके चलो कि किसी को 3, 3.5, 4, इससे ऊपर कभी नहीं देता है। अभी तक हाईएस्ट एक बार मैंने देखा है 4.5 नंबर, और वो मेरा ही आंसर शीट था। 4.5 नंबर, वो भी केवल एक बार मैंने देखा है। ठीक है, 6 मेंस लिख चुका हूं, उसमें केवल एक बार मैंने मेंस देखा, उसमें देखा है कि 4.5 नंबर दिए हैं किसी को, नहीं तो हमेशा 2 नंबर, 2.5 नंबर, किसी को तो आधे आधे नंबर भी दिया है वहां। ठीक है, तो वहां से स्कोर करना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन स्कोर किया जा सकता है। मैं 4.5 ला रहा हूं तो आप 4 तो ला सकते हो यार। ठीक है, 3.5 तो लाया ही जा सकता है कि नहीं? अगर हम यहां से इस चीज को समझो, अगर हम इस वाले हिस्से से, ये वाले हिस्से से डेली प्रैक्टिस करके, मेहनत करके लगभग 35 से 40 नंबर स्कोर करने में सफल रहे, तो यहां से 25 नंबर, 30 नंबर तो उठाया ही जा सकता है। और रही वो 75 की बात, तो 75 ये एकदम आइडल है, जहां पे पहुंचना चाहते हैं हम लोग, 140 पे यहां पहुंचना चाहते हैं हम लोग, है कि नहीं? हाँ, ये नहीं है कि आपके पास यहाँ स्कोर करने की लिबर्टी नहीं है, आप इसमें स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले कोई हो, इंग्लिश मीडियम वाले, आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वहां से आप 40 कर सकते हो, इंग्लिश में खूब नंबर मिलते हैं, इंग्लिश स्कोर करके देगा आपको। ठीक है, वहां से स्कोर किया जा सकता है। हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी है तो स्कोरिंग तीनों, लेकिन ज्यादा स्कोर करने का जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो रहता है आपका इंग्लिश में और छत्तीसगढ़ी में, ये दोनों में। ठीक है, कंपेयर करके बोलूं तो हिंदी में भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, लेकिन यहां पर अब देखो 50 नंबर का सिलेबस है, तो बहुत ज्यादा इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करता वो। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में भी नंबर काटने वाली जगह बोलोगे ना, तो केवल एक जगह है, अनुवाद वाले हिस्से में, अनुवाद वाले हिस्से में नंबर काटता है। इसके अलावा राजभाषा आयोग से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन कर दिया तो वहां आधे 1 नंबर काट लेगा। ठीक है, या अगर कोई अलग से कोई क्वेश्चन कर दिया, जैसे एक बार पूछा हुआ है पोखरा क्या है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप कितना भी अच्छा लिखो वो 2 नंबर, मतलब 2 नंबर, 2.5 नंबर से ऊपर देगा नहीं, 3 में 3 नहीं देता है, नंबर काटेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतना कटेगा, चलता है ना। लेकिन अगर आप अनुवाद वाले हिस्से में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का हिंदी से छत्तीसगढ़ी, 5 नंबर का छत्तीसगढ़ी से हिंदी। ठीक है,
अब उस 10 नंबर में अगर 2 नंबर या 4 नंबर लेकर के आ रहे हो तब फिर वो तकलीफ की बात है ना। वहां से हमको कम से कम 50% मार्क्स उठाने हैं। ये मान करके चलो कि हम अगर वहां से 5 नंबर 6 नंबर उठा लिए 10 में, है ना, तो बाकी जगह पे डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी सी कम होगी। वो जो विनय कुमार पाठक में ना एक लास्ट साइड में देखिएगा किताब में छत्तीसगढ़ी के अनुवाद पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। और 5 में से मतलब 10 बोल दो, 5 5 हिंदी छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ हिंदी, है ना, उसमें से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे आपको हर बार के। तो इसको स्कोर किया ही जा सकता है वहां से। अगर वैसे का वैसा लिखोगे, मॉडल आंसर में मिल रहा है, नंबर देगा वो, ठीक है। क्योंकि वहां पर आफ्टर ऑल चेक जो होता है ना, वो होता है मॉडल आंसर से, और मॉडल आंसर से मैच कर रहा है तो आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो हिस्सा है पार्ट 1 वाला, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों हिस्से मिला करके 200 अंक के हैं। और इसमें 140 अगर आप ला रहे हो, 140 अगर आप ला रहे हो तो मान करके चलो कि ये आपको सिलेक्शन की दिशा में लेकर के जाएगा, ठीक है। 3 पेपर जो है ना हमारे शुरुआत के, मतलब पहला, दूसरा और चौथा पेपर जो मैंने बात कही है, टारगेट रखो कि ये 3 पेपर में हमको लगभग 400 मारने हैं, 400 के ऊपर जाना है हमको। 410 का टारगेट रखो, गिर हपट के 370-80 में पहुंचोगे, ठीक है। और ये 3 पेपर में अगर आप अच्छा स्कोर कर लिए, सिलेक्शन मिलेगा। ये 3 पेपर ये एकदम क्रूशियल पेपर है, पहला, दूसरा और चौथा पेपर। और अगर 3 पेपर में स्कोर नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता फिर, ठीक है। जैसे एक टाइम पे मैथ्स हुआ करता था, पहले मैथ्स हुआ करता था जो 2018 के पहले, है ना, जब सिलेबस चेंज हुआ तो वहां पर मैथ्स को एक छोटा सा हिस्सा बना दिया गया मेंस में। पहले मैथ्स का अलग से एक पेपर होता था, और लाने वाले उसमें 290, 280, 293 भी लाए हैं। 290 नंबर लाते थे, 190 नंबर, सॉरी, 190 नंबर ला रहे हैं 200 में। अब एक विद्यार्थी है जो गणित बैकग्राउंड का नहीं है, वो ला रहा है 90 नंबर, 95 नंबर, 80 नंबर। वहीं पर कहानी खत्म हो जाती थी, है कि नहीं। हाँ, तो इसको थोड़ा सा कम किया गया है, इसको थोड़ा सा कम किया गया है। अब आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है मैथ्स में स्कोर करने की, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग ज्यादा पूछा जाता है, आपने देखा होगा। और रही इसकी बात, तो ये वाला पेपर सबके लिए कॉमन ही है। हिंदी छत्तीसगढ़ी सब पढ़ते ही हैं, इंग्लिश सबको पढ़ना ही होता है, ठीक है। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी तो इंग्लिश पढ़ते ही हो, हाँ, प्रीलिम्स में नहीं रहता, ठीक है। चलो, तो ये जो पूरा पेपर है, इसमें स्कोर कहां से होगा? पेपर पार्ट 1 से। पार्ट 1 से टारगेट बनाना है कितने का? 70 का, 75 का टारगेट रखना है अपने को, कि अपने को गिरे से गिरे हालत में इतना लाना ही है। मानसिक दबाव जरूरी है, लाना ही है, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वैसे ही पार्ट 2 में इंग्लिश में सोच के चलना है कि कम से कम हमको 40 लाना है, तब गिर हपट के कहां पहुंचोगे? 30 में पहुंचोगे। छत्तीसगढ़ी में सोचना हमको कैसे भी करके 40 लाना है, 45 लाना है, बने तो पूरा बनाना है हमको, बनाना तो पूरा ही है। पूरा बनाओगे तब यह मिलेगा ना, ये भी बता रहा हूं, ठीक है। पूरा बनाओगे तब इतना मिलेगा जा करके। ये जो पूरा बनाया था ना मैंने 50 में 50, तब मुझे इतने मिले थे, है ना। आप पूरा बनाओगे आपको इतने मिलेंगे, और इतना स्कोर कर रहे हो मतलब बहुत है ये, ठीक है। तो ये पेपर 1 की स्ट्रेटजी है कि स्कोर कैसे करना है। और स्कोर करने के लिए जरूरी क्या है सर? इस वाले पार्ट को डेली डेली प्रैक्टिस में रखना। यदि ये आपके डेली प्रैक्टिस में है तो मान करके चलो मेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब पहले पेपर में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और पहला जो क्वेश्चन पेपर है ना, पहला जो पेपर है आपका, ये आपके मोराल को बूस्ट अप करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। पहले पेपर के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आप पहला पेपर दे रहे हो, है ना, मतलब मेंस देने जा रहे हो, और पहला पेपर यदि अच्छा गया तो बाकी के पेपर भी अच्छे जाएंगे,
वो थोड़ा सा मानसिक दबाव को कम करता है, प्रेशर को कम करता है। वहीं अगर पहला पेपर भी होना तो नहीं है, चल फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाते हैं, ये वाली फीलिंग आ जाती है। ठीक है, इसीलिए पहले दिन से आपको फोकस करना चाहिए किस पे, लैंग्वेज पे। और लैंग्वेज में पर डे आपको 2 घंटे देने हैं इन हिस्सों को। ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, इनको हर दिन 2 घंटा देना ही है। ठीक है, और हर दिन अगर इनको 2 घंटे दे रहे हो ना, मतलब मान के चलो मेंस आपका निकलेगा, नंबर यहां से स्कोर हो जाएगा आपका। इतना ही समय आप गणित को दो, गणित में भी पूरे 50 में 50 आने चाहिए, है कि नहीं। पूरे 50 में 50 का टारगेट, चलो वहां आता है लोगों का नंबर, 49 नंबर आते हैं, 50 नंबर आते हैं लोगों के, 45-46 तो बहुत सारे लोगों के आते हैं, 49-50 तक देखा है मैंने, 50 में 50। तो स्कोर वहां से किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर पेपर का तीसरा पार्ट, हर पेपर का तीसरा पार्ट, किन पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं, पेपर 3, पेपर 5, 6 और 7। ठीक है, 7 के बारे में तो खैर नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी के जो 3 पेपर हैं, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, ये तीनों में छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा स्कोर करेगा। छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है ना जो पार्ट 3, वो स्कोर करके देगा। ठीक है, पहला पार्ट थोड़ा सा कम नंबर देगा, लेकिन तीसरा पार्ट जो है ना वो नंबर दिलवाएगा आपको। ठीक है, तो फोकस करना है अपने को जो स्कोरिंग एरिया है उनमें, बाकी जगह तो पढ़ना ही है, लेकिन मेन जो स्कोर करके देने वाला एरिया है ना, उसको ज्यादा टारगेट करना है। ठीक है, चलो, तो ये है आपका मेंस का स्कोर कहां से करना है आपको। ठीक है, ये वाले हिस्से को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि भाई इतना अच्छा लिखा दूं आपको कि आपको इधर उधर किताबों में झांकना ताकना ना पड़े। ठीक है, नोट्स मेरी कोशिश रहेगी कि जो क्लास में बनवाया जा सकता है मैं क्लास में बनवा दूं आपके नोट्स। और नहीं नहीं, कुछ ऐसे हिस्से रहेंगे इसमें जो कि आपको प्रैक्टिस करने होंगे इस प्रकार के। ठीक है, तो इनको आपको डेली प्रैक्टिस करना है, करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ डेली कोशिश ये करेंगे कि शुरुआत में जो 15-20 मिनट हैं क्लास के, है ना, वो पर्यायवाची विलोम इन्हीं सब में हम लोग गुजारे। इससे होगा ये कि आपकी 1 महीने जो आपकी 27 दिन तक मेरी हिंदी की क्लास चलनी है, इन 27 दिनों में आपका ये वाला हिस्सा भी इक्वली मजबूत हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत के जैसे 5 दिन हमने उठा लिया पर्यायवाची को, 5 दिन 4 दिन उठा लिया, 4 दिन उठा दिया विलोम शब्दों को, 4 दिन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को, 4 दिन उठा लिया आपने इनको मुहावरे और लोकोक्तियों को, है कि नहीं, 4 दिन आपने उठा लिया शब्द युग्म को। 5 सेक्शन है, 5-5 दिन भी अगर दोगे 25 दिन में मामला खत्म है कि नहीं। तो ये अपने को तैयार करना है। ठीक है, चलो, अब प्रीलिम्स में और मेंस में अप्रोच में क्या बदलना होता है सर। प्रीलिम्स का अप्रोच कैसा होता है, मेंस का अप्रोच क्या होता है, क्योंकि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, आप लोग मेंस दिए पहले, नहीं दिए, ठीक है। प्रीलिम्स में और मेंस में अप्रोच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। क्या अंतर है सर, हिंदी के संबंध में मैं बात करूंगा ना। हिंदी में अभी तक जो आप पढ़ते थे ना प्रीलिम्स के नजरिए से, उसमें होता ये था आपके दिमाग में एक एक रिलैक्स जोन होता ही था, है ना, एक कंफर्टेबल जोन होता ही था कि सर 4 विकल्प मिलेगा, वो चारों में से एक तो आंसर रहना ही है कि नहीं। इसको पहचानना रहेगा और हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक कॉर्नर रहता है हमारे दिमाग में जो ये बोलता है बार बार कि अरे ठीक है विकल्प देख के बना लेंगे, होता है ऐसा। प्रीलिम्स का अप्रोच यही पढ़े होगे ना आप लोग कि सर विकल्प देख के ठीक है सर पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में ऐसी कोई सुविधा आपको नहीं मिलने वाली। अगर आपको प्रश्न किया जा रहा है तो आपको आंसर रिटर्न में देना है, विकल्प जैसी कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, प्रीलिम्स में मात्रा गलती वाली जैसी कोई संभावना नहीं होती है, होती है क्या, नहीं, लेकिन मेंस में
मात्राओं की त्रुटियों की संभावनाएं होती है। और मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदी में मात्राओं की गलती कर रहे हो हिंदी के पेपर में, मतलब वो अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा फिर, है कि नहीं? उसको फिर गलती नहीं मानी जाएगी, उसमें नंबर काटे जाएंगे आपके, है नहीं? अपराध करते हैं तो पैसा कटता है ना, चालान कटता है, बस वही है, आपके मार्क्स कटेंगे वहां से अगर आप गलत मात्राओं का प्रयोग करते हैं। छोटी की जगह बड़ी, बड़ी की जगह छोटी, छोटे की जगह बड़े मात्राओं में नंबर कटेंगे। ठीक है, और अगर ये त्रुटियां होती हैं तो अभी से उसको रेक्टिफाई करना चालू करो, इमला लिखना चालू करो। ठीक है, जो भी पढ़ रहे हो लिख लिख करके पढ़ो ताकि उसकी इमेज हमारे दिमाग में बैठते जाए। ठीक है, हाँ, ये मेंस वाला हिस्सा। इसके अलावा और क्या है सर? देखो, अभी तक जो प्रीलिम्स का अप्रोच रहा है आपका, वो एकदम ऑब्जेक्टिव रहा है, एकदम ऑब्जेक्टिव रहा है। ठीक है, 4 विकल्प आएंगे सर, उसमें से पहचानना रहेगा, पहचान लेंगे ऑब्जेक्टिव पैटर्न में। अब आपको लिखना होगा, लिखना होगा। और यदि आप लिख रहे हैं, मतलब मान करके चलो कि यहां पर टाइम और टाइम का जो रिस्ट्रिक्शन होता है उसका दबाव ज्यादा रहेगा। पहले से समझा रहा हूं ना, एग्जाम हॉल में ये सारी चीजें आप लोग फील करोगे, देखना बैठोगे तो। यहाँ पर टाइम का जो रिस्ट्रिक्शन होता है ना, उसका प्रेशर ज्यादा बनता है। यहाँ पर टाइम रिस्ट्रिक्शन का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं पड़ता, वहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपको। ठीक है, उस पे काम करना है अपने को। इसके लिए क्या करना है सर? इसके लिए कोशिश ये करना कि कहीं पर भी जा करके एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, कहीं पर भी जाओ, मंगल ग्रह में जाके ज्वाइन करो लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं कि केवल घर में बैठ के कलम में स्याही खत्म कर रहे हो, नहीं, वो तो जरूरी है ही, लेकिन उस प्रेशर में लिखना जरूरी है जो कि आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है, और वो प्रोवाइड कराता है कौन? टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, कहीं भी करो, यहां करो, अमेरिका में जाके करो, ऑस्ट्रेलिया में जाके करो, कहीं भी करो, लेकिन टेस्ट सीरीज होना चाहिए। और मेरी ये राय रहेगी, ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, मेरी ये पर्सनल राय रहेगी आप लोग से कि भाई टेस्ट सीरीज जब आप दे रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि उस प्रेशर में खुद को ढालने की जो कि आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। और वो कहाँ मिलेगा? ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में आकर के पेपर अटेम्प्ट करो, मेंस का टेस्ट दो, तब आपको पता चलेगा कि भाई टाइम बाउंडेशन में लिखना कितना जरूरी है। ठीक है, वो उस प्रेशर की आदत बनानी होगी, नहीं तो फिर होता क्या है, आराम से जाते हैं हम लोग, है ना, एग्जाम देने के लिए, बढ़िया मेंस का पेपर है सर, आराम से जाते हैं, टेस्ट कभी दिए नहीं है, अचानक से पहुंचे एग्जाम हॉल में, देखेंगे ना तो पेपर बहुत आसान लगेगा आपको, मेंस का पेपर। एक नजर जब देखोगे ना सरसरी, तो आपको लगेगा अरे ये सारी चीज तो हमने पढ़ करके रखी है, बिल्कुल आपके दिमाग में फैक्ट बैठे होंगे, लेकिन जब आप लिखने के लिए बैठोगे ना, तो शब्दों को संयोजित करने में, शब्दों को जोड़ने में, लिखने में जो दबाव बनता है ना इसमें, हमारे दिमाग में, वो अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, तो उसको पहले से महसूस करो, और उसको महसूस करना है तो ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, कहीं भी ज्वाइन करो। ठीक है, अच्छा विकल्प तो आपके पास ये है कि इसी संस्थान में टेस्ट सीरीज है आपके। ठीक है, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें इस बैच में मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? है ना, टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। आप जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं ना, उनसे आप बात करना, वो क्या बोलेंगे, आखिरी में जो 4 महीने रहते हैं ना सर, उसमें लेखन बहुत जरूरी है, राइटिंग बहुत जरूरी है। और राइटिंग नहीं करोगे और केवल पढ़ करके चले जाओगे ना, मतलब ये मान करके चलो कि आपने असली खजाना छोड़ दी हो, आप कोयला कोयला खोद करके ले गए, हीरा रह गया अंदर, आपको लिखना था, आप लिख लेते तो स्कोर हो जाता, है ना। और ये ऐसा एग्जाम है ना जिसमें एक बार आप जब चढ़ते गए,
अब इंटरव्यू से भी गिरो, चाहे मेंस से गिरो, चाहे प्रीलिम से बाहर आओ, पहुंचोगे उसी एक पॉइंट पे, 0 पे। यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि इंटरव्यू वाला है तो उसके अगले साल प्रीलिम्स निकालना जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, आपको अगले बार फिर से प्रीलिम्स निकालना है ना। तो इसको एकदम एक ही बार में पूरा सफाचट कर दिया जाए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चल। तो लिखना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज एकदम प्रॉपरली आकर के आप लोग अटेंड करेंगे। ठीक है, जब आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया गया ना, तो टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए आप लोग। ठीक है, अब तीसरी चीज, चौथी चीज है ना, प्रीलिम्स में और मेंस में क्या डिफरेंस है सर। प्रीलिम्स में जब आप पढ़ते थे, है ना, प्रीलिम्स में जब आप पढ़ते थे तो आपको लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। लिखने की उतनी ज्यादा जरूरत अपने को नहीं पड़ती है, क्योंकि विकल्प होते हैं, एक सबसे बड़ी बात सहूलियत देने के लिए। लेकिन यहां पर यदि आप नहीं लिखेंगे तो समस्याएं हैं। ठीक है, यहां पर पढ़ने का तरीका भी आपका थोड़ा सा चेंज होगा। ये लिखने के अंतर्गत आपका पढ़ने का तरीका भी शामिल है। यहां पर जब आप बात करते हैं ना कि हमको पढ़ना है, तो आप वहां पर विकल्पों के माध्यम से आंसर का चुनाव करते हैं, होता है ऐसा। लेकिन यहां पर आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको लिखना क्या है। कैसे, देखो, आप जब प्रीलिम्स में पढ़ते हो तो प्रीलिम्स में आपको क्या पूछा जाएगा कि 4 विकल्प दिए हैं, पूछ लेगा इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, पहचानो। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, पहचानो। तो एक विकल्प बाकी 3 से अलग होता है, आपने देखा होगा ये। ठीक है, मेंस में जाकर के यही अप्रोच थोड़ा सा बदल जाएगा। यहां पर आपको 4 विकल्प नहीं देगा, वो सीधा पूछेगा जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिख करके इसका उदाहरण लिखिए। जातिवाचक संज्ञा क्या है, परिभाषा सहित उदाहरण बताइए। ये आपके पढ़ने का अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब सर, मतलब जब हम शब्द में पहुंचेंगे, तो शब्द के अंतर्गत आपको ये नहीं कि हमको केवल पहचानना सीखना है ना, केवल पहचानना सीखना है, नहीं, हमको परिभाषा पढ़नी है और परिभाषा के 2 उदाहरण याद करने, और कुछ नहीं करना है। इसमें सरल है ये, मेंस में ये हिस्सा बहुत सरल है आपके लिए। कैसे सरल है सर, जैसे आपको पूछ लिया, आप जब प्रीलिम्स वाले पैटर्न में जाते थे तो यहां पर कंफ्यूज करने के लिए 3 अलग विकल्प होते थे आपके पास। मेंस में ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। मेंस में आपको सीधा पूछेगा, जैसे पूछ लेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित समझाइए, खत्म। आपको परिभाषा लिखनी है, 2 उदाहरण लिखने हैं, मामला खत्म वहीं से। अप्रोच समझ आया, ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है। आप जब प्रीलिम्स में पढ़ते हो, जैसे मान लो आपको शब्द दे दिया प्रीलिम्स में कि इनमें से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही से उपयोग हुआ है। यहां क्वेश्चन वैसा नहीं आएगा, यहां क्वेश्चन आएगा हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों के बारे में बताइए। हिंदी में कौन कौन से विराम चिन्ह प्रयोग में आते हैं समझाइए, यहां लिखा होगा। आपको विराम चिन्हों को लिखना है, नाम के साथ पढ़ना है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर आपको पूछा जाता है, जैसे उपसर्ग हो गया, है ना, 4 विकल्प देगा और पूछेगा, यहां पर शब्द में दे देगा। जैसे शब्द दे दिया आपको अभ्युदय, अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है। यहां पर 4 विकल्प आपको दिया है, मेंस में विकल्प नहीं रहेगा। यहां क्या पूछेगा, अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अभि धन उदय, अभि मूल शब्द है, उदय सॉरी अभि उपसर्ग है, उदय मूल शब्द है, ये लिखना पड़ेगा। तो ये अप्रोच होता है। यहां पर आपको सारी चीजें रिटर्न में चलानी है, यहां पर आपके पास विकल्प होते हैं, यहां पर रिटर्न करना है, यहां विकल्प होगा, ये मेन अंतर है। ठीक है, तो आज सिलेबस पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते कि हमारा सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस तो रखे ना सभी, हाँ,
हिंदी का सिलेबस यदि आप देखें तो हिंदी के सिलेबस में जो टॉपिक है वो चालू होता है भाषा बोध से, लिखा है भाषा बोध, और अंतिम बिंदु में लिखा होगा अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, लिखा है। हाँ, देखिए भाषा बोध वाला जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं। भाषा बोध के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होता है, ध्यान से सुनेंगे। भाषा बोध, भाषा बोध के अंतर्गत बेसिकली हम लोग देखते हैं भाषा क्या है, भाषा के प्रकार कितने हैं, भाषा में गुण कौन कौन से होते हैं, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं हिंदी का विकास क्रम, इसके अलावा हम देखते हैं हिंदी का विकास क्रम के बाद हम देखते हैं हिंदी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो हमको देखना होता है। ठीक, ये आप जब देख लेंगे इसके बाद फिर हम लोग आएंगे वर्णमाला में, वर्ण एवं वर्णमाला, यहां हम लोग पहुंचेंगे। तो इसके अंतर्गत आप देखोगे ना तो मेंस में पिछले साल ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में, पूछा था कि हिंदी के विकास क्रम को समझाइए। ठीक है, आप 2023 का पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक नहीं आया था, पहली बार पिछले साल पूछा हुआ है मेंस में, अलग अलग एग्जाम में आया है लेकिन मेंस में पर्टिकुलर बोले तो ये पहली बार पूछा गया क्वेश्चन था, हिंदी का विकास क्रम। इसमें सीजीपीएससी मेंस में पहली बार पूछा गया उसको। ठीक है, ये मान करके चलो, मुझे जहां तक पीएससी की आदत पता है वो इस साल फिर से रिपीट करेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी सावधानी से इसको पढ़िएगा, हिंदी का विकास क्रम आगे पढ़ाऊंगा मैं, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद वर्णमाला है। आप सीजीपीएससी मेंस का हर बार का पेपर देखना, हर बार का पेपर शुरुआत के जो 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 प्रश्न, ये इसी पर्टिकुलर टॉपिक से होते हैं, वर्णमाला से। क्या पूछता है आपको, फलाना वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है। उच्चारण स्थल है। अब यहां पर आपको 2 या 4 वर्ण दे देगा, जैसे आपको दे देगा यहां पे व पहला, दूसरा दे देगा ल, तीसरा दे देता है यहां से श, चौथा विकल्प दे देगा आपको ह, ऐसा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, पहचानना है क्या, नहीं, इनका उच्चारण स्थल लिखना है। आपको लिखना है कि व दंतोष्ठ ध्वनि है, ल दंत ध्वनि है, श तालव्य ध्वनि है और ह कंठ ध्वनि है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और लिख करके यदि आप इसका आंसर नहीं दे रहे हो आप, तो आपको ऐसे भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वर्णमाला है यहां से 2 प्रश्न शुरुआत में ही आपको मिलेगा। इसके अलावा और कहां पर मिलेगा सर वर्णमाला का प्रश्न, आपने इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा, अल्प प्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, नाम सुने। यहां से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन समझाइए, घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन समझाइए, सीधा सीधा। ठीक है, इसको अपने को सीखना है कि वर्णों को कहां कहां से उच्चारित होता है, याद है सारे। हाँ, व का क्या है, ये दिक्कत होती है। ठीक है, चलो, और 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से आप देखिएगा, पेपर हर साल यहां से आता है, हर साल शुरुआत के 2 क्वेश्चन उच्चारण स्थल के होते हैं और 2 क्वेश्चन कभी कभी दूसरे टॉपिक से उठा करके देता है। ठीक है, तो ये वर्णों का उच्चारण स्थल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष इंपॉर्टेंट,
स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, नासिक के व्यंजन क्या है, इंपॉर्टेंट। लेकिन इंपॉर्टेंस कैसा है इसका, ये नंबर कब दिलाएगा, जब आप मेंस में इसकी परिभाषा लिख करके इसका उदाहरण लिखेंगे, ठीक है, तभी स्कोर होगा, नहीं तो फिर स्कोर नहीं देगा ये। ओके, चलो, तो ये है आपका वर्णमाला वाला हिस्सा। और बहुत सारी चीजें हैं, आगे जाके पढ़ाऊंगा। वर्णमाला पढ़ने के बाद, वर्णमाला पढ़ने के बाद आपको लेकर के जाऊंगा मैं कहा, शब्द में। कहा जाएंगे, शब्द में। जब आप शब्द देखेंगे वर्णमाला पढ़ने के बाद, तो शब्द से हमको मेन 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक तो पढ़ना होता है शब्द रूप, एक पढ़ना है शब्द साधन, और तीसरा पढ़ना है शब्द शुद्धि। शब्द रूप के अंतर्गत लिंग, वचन, कारक, ये हमको पढ़ना है। साधन, शब्द साधन के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, 8 प्रकार के शब्द, वो हमको पढ़ना है, ठीक है, शब्द साधन में। इसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये भी देखने हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्दों की परिभाषा भी देखनी है। कौन विकारी है, कौन अविकारी है, ऐसे शब्दों को भी देखना है इसमें, ठीक है। तो शब्द साधन के अंतर्गत आप शब्दों के मेनली बात करते हैं किसके संबंध में, प्रकारों के संबंध में। अब आते हैं शब्द शुद्धि में। तो शब्द शुद्धि के भी 2 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 2। आपको शब्द देगा, बोलेगा इसका शुद्ध रूप लिखिए, या आपको शुद्ध रूप लिखे, में यही होता है शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप आपको लिख करके देता है और बोलता है इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार वाक्य में आप जब जाओगे तो वाक्य में आपको देखने को मिलेगा, वो वाक्य में भी आपको वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, वाक्य के आवश्यक तत्व और वाक्य की शुद्धि, चारों चीजें आपको पूछता है, ठीक है। तो ये जो शब्द वाला हिस्सा है, यहां से हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। शब्द रचना फिर इसके बाद हमको देखनी है, ठीक है। वैसे मैं, मेरी कोशिश रहती है कि शब्द शुद्धि के पहले क्या पढ़ा दूं, शब्द रचना पढ़ा दूं, क्योंकि शब्द रचना के अंतर्गत आप देखेंगे संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये हिस्से आते हैं किसमें, शब्द रचना के अंतर्गत। इसको हमको पढ़ना है, क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है सीजीपीएससी का, वो थोड़ी गहराई में जाकर के मेंस का पेपर दे रहा है, ऊपर सतही प्रश्न बहुत कम पूछ रहा है ना। तो शब्द रचना हमको इसमें पढ़नी है। इसके बाद फिर आना है हमको कहां, वाक्य में। वाक्य में, वाक्य जब आप देखेंगे तो वाक्य से आपको क्वेश्चन आता है, फलाना वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए, मतलब वाक्य की अशुद्धि से क्वेश्चन आता है, वाक्य की अशुद्धि से। इसके अलावा वाक्य के भेद से क्वेश्चन आता है, वाक्य के भेद से। वाक्य के भेद मतलब अर्थ के आधार पर वाक्यों को बांटा जाता है 8 भागों में, और रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, वो अपने को पढ़ना है इसमें, ठीक है, वाक्य भेद। इसके अलावा वाक्य के अंग हमको पढ़ने हैं। कितने अंग होते हैं वाक्य के, 2, उद्देश्य और विधेय पढ़ना है। इसके अलावा वाक्य में हमको वाक्य के आवश्यक तत्व भी पढ़ने हैं, तत्व पढ़ना है, वाक्य के आवश्यक तत्व। अब वाक्य के आवश्यक तत्व में ये सब नाम शायद आपने सुना हो, शायद हो सकता है ना भी सुना हो। आपने सुना होगा पद क्रम, अन्वय, सुने ना, अन्वय होता है। इसके अलावा जो निसक्ता, निकटता या आसक्ति है, आसक्ति, ये भी एक प्रकार का आवश्यक अंग है, आवश्यक तत्व है वाक्य का। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको पढ़ना है वाक्य शुद्धि।
वाक्य शुद्धि, वाक्य में 13 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसमें से 10-12 प्रकार की अशुद्धियां आपको एग्जाम में पूछता है। तो वो 10-12 प्रकार की अशुद्धियां कौन सी हैं, उनको कैसे काउंटर करना है, एग्जाम में स्कोर कहां से निकालना है, वो हमको देखना है। ठीक है, तो ये आपका वो हिस्सा बनता है। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा और एक दो हिस्से जो मैं आपके साथ बता दूं। इसके अंतर्गत एक हिस्सा आप पढ़ते हैं हिंदी का विकास क्रम। इसके अंतर्गत हमको देखना है कि एक जो थ्योरेटिकल हिस्सा है ना, इसमें हमको देखना है एक तो हिंदी का इतिहास देखना है, हिंदी साहित्यों का इतिहास बोल दिया जाए इसको। हिंदी साहित्यों का इतिहास में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का विभाजन, वो सब देखते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का विभाजन आप देखते हैं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में होता क्या क्या चीज है सर? आपने सुना होगा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है। सुना होगा नाम आपने, आदि काल, है ना, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये 4 काल में बांटा जाता है। तो वो सब हमको देखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से साहित्य आते हैं, कौन कौन से साहित्यकार आते हैं, उस काल के साहित्यों की विशेषताएं क्या क्या रही हैं, वो सब हमको देखना है। ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से आना है, हिंदी साहित्य का इतिहास, फलाना काल को किसने क्या नाम दिया है, क्वेश्चन आता है यहां से। देखा होगा आपने, सुने हैं, पुराना पेपर देखे हैं कि नहीं? हाँ, पुराना पेपर देखेंगे ना, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, फलाना काल को आदि काल किसने कहा, फलाना काल को वीर गाथा काल किसने कहा, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है। ठीक, दूसरी चीज यहां से आपको पूछा जाएगा क्या, पत्र लेखन। पत्र लेखन के अंतर्गत जो शासकीय अर्धशासकीय पत्र हैं वो आपके सिलेबस में है। शासकीय पत्र कहने का मतलब वो सारे पत्र जो शासकीय कार्यालयों में प्रयोग में लाए जाते हैं, भाव भाव अभिव्यक्ति के लिए, उनको कहा जाता है क्या, शासकीय पत्र। तो शासकीय पत्रों का लेखन किया जाता है और वो भी आपके सिलेबस में है। और मजे की बात, एक ठो नहीं आता सर ये कभी, ये 6-6 नंबर के 2 आते हैं, 12 नंबर का केवल और केवल पत्र लेखन है। और अगर इसको आप अच्छे से कर लिए पत्र लेखन वाला हिस्सा, तो 8 नंबर तो यहां से मिल सकता है आपको, 8 नंबर तक आप ला सकते हो। ठीक है, पत्र लेखन को यदि आप बहुत अच्छे से एकदम संजीदगी से करोगे, है ना, उसके फॉर्मेट को अच्छे से समझे रहोगे, तो फिर वहां पर आपको स्कोर करने की संभावना थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, हाँ, हर जगह आप वो पत्र नहीं लिख सकते ना सर कि सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय 2 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र, नहीं पढ़ सकते, नहीं लिख सकते आप उस फॉर्मेट में। आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पत्र कैसा है, शासकीय, और शासकीय पत्र में होता यह है कि फॉर्मेलिटी नहीं होती है। ठीक है, सॉरी, वहां पे पत्र जो होता है वो फॉर्मल होता है 100%। अर्धशासकीय पत्र में फॉर्मेलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, औपचारिकता थोड़ी सी कम हो जाती है, इसीलिए वो बहुत पॉपुलर भी है। ठीक है, तो ये जो पत्र लेखन वाला हिस्सा है, यहां से आप ठीक ठाक स्कोर, मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन चूंकि उसके नंबर देने के हिसाब से 6 नंबर 8 में बहुत है, इसलिए मैं बोलूंगा अगर 8 नंबर भी ला रहे हो ना, तो दैट विल बी ब्रिलियंट, बहुत अच्छा है, गुड। ठीक है, हाँ, इसके बाद तीसरा हिस्सा जो मैं बोलूंगा, इसके पीछे भागना मत, अपठित गद्यांश, इसके पीछे भागना नहीं है। हाँ, कभी भी ये क्वेश्चन आता है अपठित गद्यांश का, तो हमेशा 2 क्वेश्चन यहां से जुड़े होते हैं। पहला क्वेश्चन शीर्षक, दूसरा इसी में रहेगा 1/3 1/3 शब्दों में संक्षेपण। देखा होगा आपने ये क्वेश्चन,
आपको पैराग्राफ देता है, बोलता है कि इस पहले 2 क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन में बोलता है कि इसका टाइटल लिखो, शीर्षक लिखो। दूसरा आपको बोलेगा कि जो टाइटल दिया हुआ है या जो पैराग्राफ आपने लिखा है ना, उसको एक सही शीर्षक दो। ये दोनों चीजें हैं। तीसरा, पत्र लेखन के अंतर्गत आप देखेंगे कि मार्क्स जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, नंबर कटता है यहाँ पे। आप कितना भी अच्छा लिख लो, 8 में 8 आपको बहुत कम, ऐसा मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 में 6 आपको एकदम बिरला देखने को मिलेगा। मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मेरे हिसाब से तो वो विलुप्त प्राणी है। ठीक है, वो नहीं दिखता है। कुछ लोग हैं जिनके स्कोर यहाँ से आए हुए हैं, उन्होंने अपठित गद्यांश में स्कोर किया है। ठीक, तो अपठित गद्यांश हो गया। इसके अलावा यहां से एक हिस्सा अनुवाद का है। अनुवाद क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर 2 प्रकार के अनुवाद आपसे पूछे जाएंगे। एक तो हिंदी से हिंदी वाले पोर्शन में हिंदी से इंग्लिश बोलेगा आपको, है ना। हिंदी से इंग्लिश, और इसी पोर्शन में इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए आपको बोलेगा। 5 नंबर का ये रहेगा और 5 नंबर का ये रहेगा, 10 नंबर का। अब आप इसको किसी से भी ट्रांसलेट करवा के ला लो, उसके दिमाग में मार्जिन बना है कि 3, 3.5 के ऊपर नहीं देना है, तो वो नहीं देगा। ठीक है, हमको कोशिश करनी है कि वो जितना मार्जिन बना करके रखा है उस तक रीच कर सके, अपनी वहां तक पहुंच सके। ठीक है, चल, तो ये अपठित गद्यांश वाला हिस्सा हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, पत्र लेखन हो गया, अपठित गद्यांश हो गया। ठीक, इसके अलावा जब आप इसकी तैयारी करोगे, किसकी, लोकोक्ति, मुहावरे, अरे कहाँ गया है? हाँ, ये लोकोक्तियां, मुहावरे, ये दिख रहे हैं आपको। कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसमें भी बहुत तगड़ा स्कोर किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन उसी लेवल में आपको पढ़ना ही होगा। हर दिन कम से कम 2 घंटा केवल मुहावरे और लोकोक्तियां। तो 2 नंबर के पीछे भागना इतना, मेरे हिसाब से ये बुद्धिमानी फिलहाल तो नहीं है कि नहीं। हाँ, इसको अगर आप साल भर पहले चालू करते ना, मैं वाहवाही करता आपकी। ठीक है, हाँ। तो ये आपके सिलेबस का पूरा लेखा जोखा कि आप स्कोर कहाँ से करते हो, पेपर में मेंस में यदि सिलेक्शन पाना है तो कहाँ मेहनत करनी है। दूसरी बात, हिंदी में कहाँ कहाँ से मेहनत की जाती है, हिंदी में कहाँ कहाँ से मेहनत होती है, कहाँ कहाँ पर आपको मेहनत करना है। तो जहां स्कोर करने की संभावना ज्यादा हो वहां पर मेहनत डेली होना चाहिए, है कि नहीं। और जहां पर हमें थोड़ी सी उम्मीद कम है कि भाई इस वाले हिस्से में, या ये वाला जो परिभाषा हो गया, रिटर्न वाला हिस्सा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोर नहीं हो सकता है ना। नहीं हो सकता स्कोर, तो नहीं हो सकता, मानवीय बुद्धि है यार। अब मान लो उसमें आपको क्वेश्चन आ रहा है किसी परिभाषा के संबंध में, तो परिभाषा के साथ उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि केवल परिभाषा लिख करके आ गए, मामला खत्म हो गया, नहीं। उदाहरण लिखना है, साथ परिभाषा लिखनी है, साथ में और क्या लिखना है, उदाहरण लिखना है। उदाहरण नहीं लिखोगे तो पूरा नंबर नहीं देता है वो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये स्कोर करने वाला फिर ये यही है स्कोर, और क्या। आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई कौन जातिवाचक संज्ञा है, नहीं, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, वो नहीं पूछेगा, या अनिश्चयवाचक विशेषण कौन सा है, वो नहीं पूछेगा। क्रिया के रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, वो नहीं पूछेगा। प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में नहीं पूछेगा। मेंस में उसका दायरा थोड़ा सा सीमित हो जाता है, पेन में नहीं होता, उसमें प्रीलिम्स में नहीं होता। ठीक है, तो ये
बातों को ध्यान में रखना और इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाना। और मेरी राय यदि आप मान रहे हो तो मैं तो ये बोलूंगा, ये जो हिस्से हैं ना आपके पेपर के, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3, ये तीनों पेपर में जान फूंक दो। डेली पढ़ो, डेली डेली। ये जो पेपर 1 है, मैं पेपर 2 लिख दूंगा, पार्ट 2, यहां पर बताया था ना मैंने, हाँ, इनमें जान फूंक दो एकदम, खूब मेहनत करो इसमें, ये आपको सिलेक्शन करा के देगा। ठीक है, ये आपको सिलेक्शन करा के देगा। बाकी में एवरेज मार्किंग होती है। फिलॉसफी आप कितने भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा लिख लो, शंकराचार्य की फिलॉसफी अगर पूछी हुई है एग्जाम में, शंकराचार्य से भी लिखा के ला दोगे तो 8 में 6 ही देगा वो। समझ आ रही है बात? हाँ, तो 8 में 8 वो नहीं देने वाला, 8 में 6 ही देगा। हमको कोशिश करना है वो 6 वहां से पिक कर ले। वो कब होगा? जब बेस्ट आंसर लिखोगे। और बेस्ट आंसर कैसे लिखाएगा? टेस्ट सीरीज में जब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए। कल आपके हिंदी का सिलेबस मैं चालू करूंगा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ाई शुरू कर देंगे। और पढ़ने का अप्रोच आप देखिएगा, प्रीलिम्स का मेंस का अलग तो है, बहुत अलग है। ठीक है, और कोशिश करना कल से किताब लेकर के आइएगा आप, पाठक जी की, विनय कुमार पाठक वाली। ठीक है, किताब लेकर के आएंगे आप तो उसमें पर्यायवाची, विलोम, ये सबको पढ़ते हुए चलेंगे। थोड़ा 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 करके पढ़ते जाओगे तो वो कवर होता जाएगा। ठीक है, चलिए, और कोई सवाल है? नहीं, नहीं, ठीक है। चलिए, आप लोग को ऑनलाइन वाले कोई सवाल, कोई समस्या? चलिए, मिलते हैं।